औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं नोमैडिक एम्पायर्स। उसमें हम आज पढ़ेंगे मंगोल्स आफ्टर चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान की डेथ जब हो गई तो मंगोल्स ने उसके बाद क्या किया, कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे मंगोल ऑर्गेनाइज हुए। ठीक है, तो मंगोल एक्सपेंशन जो थी चंगेज़ खान की डेथ के बाद, चंगेज़ खान डेथ जो थी तो उस दो फेज़ों में इसको डिस्टिंग्विश कर दिया, तो दो फेज़ों में इसको डिवाइड किया गया। तो पहला फेज़ ये था 1236 से 1242 तक, 1236 to 42, जब बड़ी बड़ी गैंस बड़ी मतलब जगहों पे कब्ज़ा किया गया, जो भी बड़ी स्टीप्स थे, जो भी पास्चर्स थे, उन पे कब्ज़ा किया गया, चाहे रशिया, बल्गेरिया, पोलैंड या हंगरी। ठीक है, ये पहला फेज़ था। सेकंड फेज़ में 1255, ठीक है, 1255 to 1300 तक, 1255 to 1200 तक दूसरा फेज़ को डिवाइड किया गया। वहाँ पे इराक़ पे या चाइना, इराक़, ईरान, सीरिया पे कब्ज़ा किया गया। ठीक है, तो जो मंगोल मिलिट्री फोर्सेस जो बहुत सारी, इसमें कुछ रिवर्सल भी देखने को मिली। ठीक है, तो इन द डिकेड्स आफ्टर 1260 तो जो भी कंपेन्स थी दैट कुड नॉट बी सस्टेनेड इन द वेस्ट, जब वेस्ट में भी जो भी कंपेन चल रही थी, जो एक्सपेंशन की कंपेन चल रही थी, उसमें थोड़ा रिवर्सल देखने को मिला, वो सस्टेन न कर पाई वहाँ पे वेस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस क्या थी, तो जो मंगोल जो थे ऑल एबल्ड बॉडी, जो भी एबल्ड बॉडी, जो भी लोग थे, जो भी वहाँ पे एडल्ट मेल्स थे, ठीक है, या जो भी ट्राइब और आर्मस, तो उनको आर्मस दी गई, उनको हथियार दिया गया। ठीक है, तो उनसे कॉन्स्टिट्यूट आर्मड फोर्स बनाई गई। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे लोग थे, जो भी वहाँ पे मैन थे, उनको आर्मी में लिया गया, उनको हथियार दिए गए। तो डिमांड ऑफ द ओकेजन, जब कोई भी डिमांड होती थी तो उनको उसमें लड़वाया जाता था, जंग में उनको इस्तेमाल किया जाता। तो यूनिफिकेशन जो भी थी, और दूसरा क्या था, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफिकेशन जो थी, जो भी मंगोल ट्राइब्स, डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो उनको यूनिफाई किया गया, उनको एक साथ मिलाया गया। ठीक है, सब्सिक्वेंट कंपेन्स जो भी, तो बहुत सारी कंपेन्स चलाए गए जहाँ से डाइवर्स पीपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे मुख्तलिफ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे, मंगोलिया में, जो भी मंगोल लोग थे, जो भी मंगोलिया था, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, उससे मिलाया गया, नए नए मेंबर्स को उसमें चंगेज़ खान की आर्मी में लाया गया। इनमें से ग्रुप्स लाइक द तुर्क्स थे, तुर्क लोग थे। ठीक है, तो तुर्क्स थे उसमें, और चाइनीज़ थे, अरब्स थे। तो जिन लोगों ने जो मंगोल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था, चाहे तुर्कस थे, चाइनीज़ थे, अरब्स थे, तो जिन्होंने विलिंगली एक्सेप्ट किया था, उनको मंगोल की आर्मी और चंगेज़ खान की आर्मी में भर्ती किया गया। सोसाइटी में इंक्लूड, जो सोसाइटी थी, इसमें जो भी सोसाइटी उस टाइम थी, जो भी स्ट्रक्चर, उसमें तुर्की थे, ठीक है, उघोर्स थे, या डिफीटेड पीपल जिनको हराया गया, कैरियत्स थे। ठीक है, इट वाज द बॉडी ऑफ द हेटेरोजीनियस पीपल, वहाँ पे बहुत सारे किस्म के लोग पाए गए थे उनकी सोसाइटी में, हेटेरोजीनियस पे मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे। ठीक है, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, चंगेज़ खान ने जो वर्क किया, सिस्टमैटिकली इरेज जो भी ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज़ थी, डिफरेंट ग्रुप्स की, जो भी डिफरेंट ग्रुप्स अपनी अपनी ग्रुप में थे, अपनी आइडेंटिटी थी उनकी, हर एक को अपना सरदार होता था, तो उसने उनको एक ही मतलब उसने वो चीज़ें ख़त्म कर दी, सिस्टमेटिकली उसने इरेज कर दी वो जो भी ओल्ड आइडेंटिटीज़ थी, क्योंकि वो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। तो चंगेज़ खान ने ये चीज़ें कि उनको यूनाइट कर दिया और वो आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर दिया, और इनको एक कॉन्फिडेंसी में मतलब ज्वाइन करवाया। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन किया। तो ये जो भी आर्मी थी, ये ऑर्गेनाइज्ड थी अकॉर्डिंग, जो भी डेसिमल सिस्टम था, जो भी ओल्ड सिस्टम उनका था, ओल्ड जो स्टीप सिस्टम था, उसके हिसाब से आर्मी ऑर्गेनाइज थी। कोई भी इंडिविजुअल हु ट्राई टू, जो भी अपनी जगह से कोई भी इंडिविजुअल विदाउट द परमिशन अगर कोई निकल जाता था या हिल जाता था, अपनी जो भी उसकी मतलब डोमेन होता था, वहाँ से वो निकल जाता था, उसको बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है,
तो उसने डिवाइड किया आर्मी इनटू द 4 यूनिट्स। तो डिवाइड को चंगेज़ खान ने 4 यूनिट में डिवाइड किया था। ठीक है, मंगोल की आर्मी जो थी वो 4 यूनिट्स में डिवाइड थी। तो जो इसके 4 बेटे थे वो उनको लीड कर रहे थे, स्पेशली चूज कैप्टन। तो जो भी स्पेशली जो मतलब कैप्टन होते थे, आर्मी का कैप्टन होता था, यूनिट का कैप्टन जो होता था उसको नोयान कहते थे। क्या कहते थे? उसको नोयान कहते थे। जो भी आर्मी का कैप्टन होता था वो नोयान होता था, नोयान होता था। ठीक है, सोल्जर जो भी सर्वड चंगेज़ खान की लॉयली थ्रू ग्रेव डाइवर्सिटी ऑफ द मैन। तो जो भी चंगेज़ खान की आर्मी में जो भी मतलब चंगेज़ खान की फौज में जो भी सर्व करता था एज फौजी का काम करता था, तो खान लॉयल थ्रू द ग्रेव एडवर्सिटी ऑफ द मैनी ईयर्स बाय पब्लिकली। तो जो भी मतलब लॉयल रहता था बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारे साल तक चंगेज़ खान की आर्मी का वफादार होता, तो उसको पब्लिकली ऑनर किया जाता था, इज़्ज़त अफजाई की जाती थी एज इंडिविजुअल। तो ब्लड उसको एज एज अ ब्लड ब्रदर्स का नाम दिया जाता था। ठीक है, एंड अदर्स फायर गिविंग द स्पेशल रैंकिंग। तो कुछ को स्पेशल रैंकिंग दी जाती थी एज इज बॉन्ड बैंस। ठीक है, एक टाइटल दिया जाता था, मार्कर क्लोज रिलेशन विद द एक टाइटल दिया जाता था, उससे जो उसकी क्लोज रिलेशनशिप उसके मास्टर के साथ रहती थी। ठीक है, ये थी आर्मी। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? तो सिविल सिस्टम जो भी उलूस सिस्टम, जो भी सिविल सिस्टम जो भी था, सिविल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द उलूस। जो भी सिविल सिस्टम था वो उलूस सिस्टम पर था। उलूस सिस्टम क्या था? चंगेज़ खान असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यूली कन्कर्ड पीपल टू दिस फोर। तो उलूस सिस्टम ऐसा था कि जो भी न्यूली गवर्निंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी नए नए स्टेट्स उसके साथ मिलते थे, जो भी चीज़ें, जो भी टेरिटरीज मिलती थी, तो उसके 4 बेटों को ही मिलती थी। उसकी मतलब गवर्निंग पावर 4 बेटों को मिलती थी। दीज कंप्राइज्ड देयर 4 उल्सेस। तो जो 4 उल्सेस थे, ठीक है, तो 4 बेटों के पास 4 उल्सेस थे। उल्सेस सिस्टम यही था। ठीक है, तो एल्डेस्ट सन जो था, एल्डेस्ट सन जोची जो था, जोची, उसको रिसीव्ड किया गया, उसको दिया गया था राशन स्टीप्स एंड इट्स एक्सटेंडेड एज वेस्ट एज हिज हॉर्स कुड रोम। तो उसको वेस्टर्न उसको रशियन स्टीप्स दिए गए। रशियन जो भी पास्चर्स थे वो उसके बड़े बेटे को दिए गए थे जो जोची था, और वेस्ट के वो इलाके दिए गए थे जहाँ तक उसका घोड़ा जा सके। ठीक है, तो घूमता था जिसके जहाँ तक उसके घोड़े जहाँ घूमते थे। तो जो दूसरा बेटा था उसका चंगेज़ खान का, चगाताई, इस वॉज गिवन द ट्रांसोमियन स्टीप्स। तो ट्रांसोमियन स्टीप्स उसको दिए गए। तो लैंड नॉर्थ टू द पामर माउंटेन्स एडजस्ट टू दोज ऑफ हिज ब्रदर्स। ठीक है, तो पामर माउंटेन के एडजस्टमेंट में जो उसके ब्रदर से मिलती थी ना बॉर्डर, उसके साइड में दी गई थी। तो चंगेज़ खान इंडिकेट दैट हिज थर्ड सन, जो उसका तीसरा बेटा है, तो उसने ये इंडिकेट किया था चंगेज़ खान ने, ओगोड़ाई जो था, तीसरा बेटा जो था, वो सक्सीड हिम एज अ ग्रेट खान। तो उस मेरे मरने के बाद ग्रेट खान जो बनेगा, मेरा सक्सेसर जो बनेगा, वो मेरा तीसरा बेटा बनेगा। एंड ऑन द एसेशन द प्रिंस एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट द काराकोरम। तो उसके बाद प्रिंस ने एस्टैब्लिश किया अपनी जो भी कैपिटल थी, वो काराकोरम रैश में थी। ठीक है, जो यंगेस्ट सन था उसका, छोटा बेटा जो भी था उसका, टूल टूली जो था, रिसीव्ड, उसको इंसेस्ट्रल लैंड दी गई है मंगोलिया की। मंगोलिया जो भी लैंड थी उनकी इंसेस्ट्रल लैंड थी, जो उसको ही दी गई। चंगेज़ खान इन्वेस्टेड दैट हिज सन्स जो भी हैं वो रूल एम्पायर कोलेक्ट। जो भी चंगेज़ खान को ने ये इन्वेस्टेज किया था कि जो भी मेरे बेटे हैं वो कलेक्टिवली पूरी मतलब जो भी रूल, जो भी उनको एम्पायर्स दिया गया, जो भी मंगोल एम्पायर है उसको कलेक्टिवली वो रूल करे। एंड टू अंडरलाइन पॉइंट, जो भी मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स हैं या इंडिविजुअल प्रिंसेस वर प्लेस्ड इन ईच ओलस। ठीक है, तो सेंस ऑफ द जो भी डोमियन शेयर था, सेंस ऑफ ए डोमियन शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वाज अंडरलाइन एट असेंबली ऑफ चीफ्स। जो भी डोमियन ऑफ द शेयर बाय द फैमिली मेंबर्स, ये तब होता था जब चीफ जमा होते थे। ठीक है, कुरिल्टस वायर, ये जहाँ पे सारे डिसीजंस रिगार्डिंग द फैमिली या स्टेट्स लिए जाते थे, एक जिरका जैसे हम देखे बुलाया जाता था, उनकी असेंबली जमा होती थी। फिर वहाँ पे सारे डिसीजन जो भी फैमिली रिलेटेड या स्टेट रिलेटेड डिसीजंस हैं, या जो भी फोर्थ कमिंग सीजन्स आने वाले हैं, या कंपेन जो भी हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैंडर, ठीक है, जो भी आई है माली गनीमत, उसको कैसे मतलब कैसे उसको ये
बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए पास्चर लैंड्स को कैसे, या सक्सेशंस के मुताबिक जो भी काम लिया जाता था, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो वहाँ पे ही होते थे, ठीक है, वहाँ पे सारे जमा होते होते थे, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इन मंगोलिया, तो जो भी ट्रेड या कम्युनिकेशन मंगोलिया में थी तो किस किस्म की थी, यम वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ द तो कम्युनिक जो चंगेज़ खान ने उसने ऑलरेडी एक फैशन एक रैपिड कोरियर सिस्टम, एक कोरियर सिस्टम, वो बहुत ही तेज़ कोरियर सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑलरेडी उसने फैशन किया था, इसने बनाया बनाया हुआ दैट। तो जो डिस्टिंक्ट जो भी डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ द रिजीम, जो भी उसके इलाके थे, जो भी उसकी बादशाही थी, जो भी उसका एम्पायर था, उसके दूर दूर इलाकों को मिला देता था, जिसको यम कहते थे, यम। इट वाज ए कोरियर सिस्टम, ठीक है, जैसे आज कोरियर आता है तो उस टाइम में यम उसको कहते थे, ठीक है। और कुबकर टैक्स, ये तो मेंटेनेंस ऑफ हिज कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द मंगोल नोमैडिक्स टू द 10th ऑफ दियर हर्ड, तो ये भी जो भी मेंटेनेंस थी ना कम्युनिकेशन के लिए, जो भी राबते के लिए मेंटेनेंस का काम करते थे, सड़कों का, बहुत की चीज़ों का, तो उसके लिए एक टैक्स देना पड़ता था जिसको नाम था कुबकर टैक्स। ये जो भी उसका कोई भी मंगोल, जो भी मंगोल नोमैड्स जो भी थे, उनका जो हर्ड होता था, जो भी हर्ड होता था, जो भी उसका झुंड होता था, जो भी उसके मतलब कैटल्स होते थे, या कोई भी कैटल्स थे, शीप थे, या जो भी थे उनके हॉर्सेस थे, उसका जो 10वां हिस्सा था वो एज ए टैक्स देना पड़ता था। आइदर जो भी हॉर्सेस थे, घोड़े थे, या कोई भी लाइव स्टॉक था, जो भी उनके पास जानवर होते थे, उनका देना पड़ता था एज अ प्रोविजन। दिस वॉज कॉल्ड द, उसको कुबकर टैक्स कहते हैं। अलीव दैट द nomads paid willingly for the multiple benefits of the book। तो ये जो मतलब जो भी टैक्स लगता था, ये नोमैड्स को विलिंगली देना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स उनको उससे मिलते मिलते थे, ठीक है। तो उसके बाद है टेरिटरी लिंकिंग दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम था। वन इज द, जब भी कंपाइन सेटल होती थी, जब भी कंपाइन कोई भी कंपाइन सेटल होती थी, तो यूरोप एंड चाइना जो भी है टेम्पररी लिंकिंग विद द मंगोलिया, ठीक है, टेम्पररी जो भी टेरिटरी लिंकिंग होती थी मंगोलिया के साथ, यूरोप यहाँ भी चाइना के कॉमर्स एंड ट्रैवल, लोग स्लिक रूट जो भी था, जो स्लिक रूट जाता था, तो उसकी पीक अंडर द मंगोल उसके टाइम में ये पीक पे पहुंचा था, ये स्लिक रूट, ठीक है। तो ट्रेड जो भी था एक्सटेंडेड हो जाती थी थ्रू मंगोलिया ही होती थी, आफ्टर द मंगोलिया, तो ये ऐसे ही स्लिक रूट से ही होती थी, ठीक है। तो उसके बाद था एक और बाज टैक्स। कम्युनिकेशन एंड द ईज ट्रैवल वाज वाइटल to retain the coherence of the Mongol regime, and travelers were given a pass for safe conduct। बाज टेक्स्ट क्या था, जो भी कम्युनिकेशन या ईज, जो भी इजीली ट्रैवल कर सके, या जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी था, अब मंगोल बाहर में ट्रैवलर्स को एक पास दिया जाता था, एक पास मिलता था, जैसे आज पासपोर्ट मिलता है, ऐसे ही एक पास मिलता था, एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता था, जिससे ट्रैवलर्स जो भी थे वो इजीली वो करते थे, ये मतलब अपनी ट्रैवलिंग को इजीली करते थे। ट्रेडर जो भी थे, ये उनको एक टैक्स देना पड़ा था इस पे, इसके क्योंकि ट्रेडर्स ही ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको इसके लिए एक टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम था बाज टैक्स, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए, पास हासिल करने के लिए, क्योंकि वो कहीं भी जा सकते ट्रेड करने के लिए, तो उनको कोई रोक नहीं सकता था, इसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसको बाज टैक्स कहते थे, ठीक है। तो ऑल सारे जो भी थे उस टाइम के, ऑल एक्नॉलेजिंग हियर द अथॉरिटी ऑफ मंगोल खान, तो हर एक जो भी था वो उसको एक्नॉलेज करना पड़ता था, मंगोल खान का जो भी अथॉरिटी थी उसको एक्नॉलेज करना पड़ता था। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जो भी थे उनको सक्सेसफुल मंगोल्स जो भी थे वेज सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट चाइना, तो मंगोल जो थे हमेशा से ही जंगों में रहते थे, सक्सेसफुल जीतते भी जंग थे, चाइना के साथ, पर्शिया के साथ, या रशिया के साथ, एक्स्ट्रा, और बाकी जो भी मुल्क थे उनके, वो तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मतलब प्रेशर ग्रुप्स थे विद इन द मंगोल लीडरशिप में, एक प्रेशर ग्रुप रहता था, एक वो ग्रुप रहता था जो हमेशा से एडवोकेट यही चीज़ें करते कि जो भी हमारी पीस एंट्री है उसको मैसर करके उनको ख़त्म किया जाए, उसको मार दिया जाए, जो भी पीस एंट्री है उसको ख़त्म किया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ द, तो ये जो भी कन्वर्जन ऑफ फील्ड जो भी है, फील्ड जो जहाँ पे हम कल्टिवेशन करते हैं, उनको पास्चर्स में कन्वर्ट किया जाए। बट बाय द, जो भी 1270 में जो चंगेज़ खान का ग्रैंडसन कोबली खान था, चंगेज़ खान का ग्रैंडसन जो था कोबली खान, तो ये
एज ही अपीयर्ड एज ए, तो ऐसी तो उस ये बन गया प्रोटेक्टर ओवर द पीसेंट्स एंड द सिटी, जो भी शहर के पीजेंट जो भी ज़मींदार थे, जो भी किसान थे, यहाँ भी जो शहर थे, उनका एक प्रोटेक्टर बन गया कोबली खान। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे लीगल कोड ऑफ लॉ क्या था। तो मंगोल उसमें तो चंगेज़ खान की दौर में क्या लीगल कोड ऑफ कंडक्ट था। चंगेज़ खान ने एक प्रोपोगेलेट एक कोड ऑफ लॉ को एक डिवाइस किया, जिसको नाम था यासा क्या था। एट द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स 1200, तो असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स जो भी मैंने अभी पहले ही भी आपको बोला कि जो भी डिसीजन का काम होता था वो मंगोल चीफ्स वहाँ पे जमा होते, फैमिली मैटर जो भी था, जिनको कुरलताई कहते थे, तो वहाँ पे सब कुछ तय होता था। ये चंगेज़ खान ने 1206 में ये चीज़ें दी, एक कानून दिया जिसमें पूरा सारे कानून थे, सबको उनको फॉलो करना पड़ता था। उसको यासा नाम था। क्या था नाम? यासा। तो ये एक एलॉबरेटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स वे इन विच द मेमोरी ऑफ द ग्रेट खान वाज फैशन्ड बाय द हिज सक्सेसर। तो ये ऐसे एलॉबरेट किया गया था, ये ऐसे बनाया गया था क्योंकि जो भी इसके सक्सेसर्स थे उसको इसी चीज़ पे चलना पड़ता। It, in its earliest जो formulation that the terms was written by the यासा which meant the law या डिक्री या ऑर्डर। ठीक है, तो पहले जब टर्म एक यासा मीन्स लॉ, डिक्री या ऑर्डर, तो ऐसे ही टर्मलेट को फॉर्मुलेट किया गया, इन टर्म्स को फॉर्मुलेट किया। यासा में कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाई जाएगी, ये भी इसमें था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, कैसे शिकार किया जाए, ऐसे बनाया गया। आर्मी कैसे चलाई जाए, तो ये भी सब कुछ इसी में था। रूल्स एंड रेगुलेशन थी, या पोस्टल सिस्टम के बारे में सब कुछ उसमें था। ठीक था। बाय द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी, जब भी मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी में क्या हुआ, जब बीच में 13th सेंचुरी के बीच में मंगोल्स एंड एमर्ज्ड एज ए यूनिफाइड पीपल। तो मंगोल जो थे एक यूनिफाइड पीपल के तौर पर, जो भी ट्राइब्स थे, डिफरेंट ट्राइब्स एक यूनिफाई हो गए, ये जमा हो गए, ये एक ही बन गए। जस्ट कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक लार्जेस्ट एम्पायर क्रिएट किया जो दुनिया ने कभी भी देखा, जो दुनिया ने द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, जो दुनिया ने कभी देखा हो, ऐसा एम्पायर बनाया मंगोल्स ने। तो उन्होंने रूल किया और एवरी सपोज जो भी अर्बन सोसाइटी थी, जो भी मतलब अर्बन सोसाइटी थी, वहाँ पे उन्होंने रूल किया। रिस्पेक्टिव जो भी हिस्ट्रीज लिखी, कल्चर्स या लॉज थे। ठीक है, ऑल्दो द मंगोल जो डोमिनेटेड रीजनस पॉलिटिकली, ठीक है, उन्होंने डोमिनेट किया पॉलिटिकली उन रीजनस को। देवार न्यूमेरिकली माइनॉरिटी, ठीक है, न्यूमेरिकली मतलब वो माइनॉरिटी में बहुत ही कम लोग थे तादाद में, बट उन्होंने उसको पॉलिटिकली बड़ा ही ये रूल किया। The one way in which they could protect their identity and distinctive through a claim to be sacred law given by them there। तो ये एक तरीका ये था कैसे ये प्रोटेक्ट करते थे या अपने अपने डिस्टिंक्टिव जो भी क्लेम्स उनकी थी या उनकी आइडेंटिटी जो थी, ऐसे कैसे क्लेम करते थे, क्योंकि उनको एक सैक्रेड लॉ मिला था, एक कानून मिला था जो उनके इंसिस्टर्स से, उनको पुराने लोगों से, उनके जद परदादा से मिले थे। यासा जो भी था, इट वाज द कस्टमरी, यासा भी ऐसा ही एक लॉ था, ऐसे ही कुछ ट्रेडिशंस से, जो भी उनके कस्टमरी ट्रेडिशंस थे, उनकी कंपाइलेशन थी, जो भी उनके ट्रेडिशंस थी, उनके पुराने लोगों की, जो भी उनके सरदार रह चुके हैं, जो भी मतलब जो भी इंसिस्टर्स थे, उनकी जो भी कस्टमर, तो वहाँ से ही बनाई गई, कंपाइल किया गया डिफरेंट ट्राइब्स की, रेफरिंग टू एज द चंगेज़ खान। तो बट उसको रेफ़र किया चंगेज़ खान कोड ऑफ लॉ को उसको रेफ़र किया। तो अब आखिर में हम देखेंगे जो इसका लास्ट है, तो मंगोल जो चंगेज़ खान जो था, जो ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ लाइफ टाइम था, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द, तो चंगेज़ खान को ये मंगोल्स ग्रेटेस्ट लीडर क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने यूनाइट किया मंगोल पीपल को, उसने मंगोल जो भी लोग थे उनसे यूनाइट किया, उसने उनको फ्री कर दिया। जो भी ट्राइबल वार्स थे, जो भी एक्सप्लॉयटेशन चाइनीज़ उनको कर रहे थे, उनको मुफ्त कर दिया, उनको फ्री कर दिया, क्योंकि एक ही बना दिया। तो उन्होंने उनको एक कामयाब एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर में तकसीम मतलब ब्रॉट जमा कर दिया। ठीक है, तो उसने रिस्टोर की ट्रेड रूट्स। तो जो चंगेज़ खान था उसने जो भी ट्रेड रूट्स को रिस्टोर किया, सिल्क रूट जो भी था, जो भी मार्केट्स उनके लिए थे,
जो भी मतलब उस उनको रिस्टोर किया, जो भी डिस्टेंट ट्रैवलर्स थे या ट्रेडर्स उनको अट्रैक्ट कर दिया, कर देते थे वो चीज़ें अपने पास। तो इन वन वे वी कैन से चंगेज़ खान की जो भी मतलब दौर था उसमें मंगोल्स को बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिली, एक कामयाब दौर में उस चंगेज़ खान ने उनको पहुंचा दिया। ठीक है, चंगेज़ खान ने रूल किया जिसमें डाइवर्स बॉडी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को रूल किया, डाइवर्स पीपल जो भी थे, मुख्तलिफ जो भी मजहब के लोग थे उन पे रूल किया। आल्दो मंगोल जो दिमसेल्व्स, मंगोल्स खुद भी डिफरेंट फेथ से थे, चाहे ये शामस थे, शामान, बुद्धिस्ट्स थे, क्रिश्चियन थे या इवेंचुअली जो इस्लाम में थे। दे नेवर लेट देयर पर्सनल बिलीफ्स डिक्ट, तो जो भी उनके पर्सनल बिलीफ्स थे उन्होंने कभी उनको डिक्टेट पब्लिकली, जो पब्लिक पॉलिसीज़ थी उन पे अपने पर्सनल बिलीफ्स को कभी भी डिक्टेट नहीं किया। ठीक है, जो मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मल्टी एथनिक थी, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग वहाँ पे थे, लिंग्विस्टिक बहुत सारी ज़बान बोलने वाले थे, बहुत सारे रिलीजियस रेजिम्स थे, बट दे डिड नॉट फील थ्रेटन बाय द प्लूरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी प्लूरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम उनको कोई खतरा नहीं रहता था उस चीज़ से। ठीक है, टुडे आफ्टर अ डेकेड ऑफ जो भी टुडे आफ्टर अ डेकेड ऑफ सिविक कंट्रोल, उसके उनके बाद अब अगर हम आज देखेंगे बहुत सारे जो साल तक डेकेड्स जो भी थे, तकरीबन बहुत सारे सालों तक सिविक का उन पर कंट्रोल रहा है, तो ये बिकम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए हैं। तो एक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन काम कर रहा है मंगोलिया। ठीक है, तो चंगेज़ खान एपिडजन जो भी आइकॉनिक फिगर जो मंगोल पीपल जो भी है मंगोलिया में, तो एक आइकॉनिक फिगर के तौर पर लिया गया, मोबिलाइजिंग उसकी मेमोरी ऑफ ग्रेट पास्ट, बहुत सारी पुरानी पास्ट की एक मेमोरी है, नेशनल आइडेंटिटी जो दैट कैन कैरी ऑन द नेशन इनटू द फ्यूचर। तो जो भी नेशनल आइडेंटिटी से जो भी फ्यूचर की तरफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा रहे हैं, तो एक मंगोल चंगेज़ खान को एक यादगार लीडर के तौर पे वहाँ पे पेश किया जाता है और याद किया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे उसको लिया जाता था। तो दिस वाज ऑल अबाउट, तो ये पूरा जो था इसके बारे में। ठीक है, तो मंगोल तो उसने एक चीज़ यहाँ पे मैं वो बोलना चाहता हूँ, जो मंगोल्स हैं उसने एक आइडियोलॉजिकल मॉडल प्रोवाइड किया। जो मुगल जो थे इंडिया में, उनको या तैमूर था, अनदर मोनार्क जो भी एस्पिरेंट ऑफ द यूनिवर्सल डोमेन, तो कहते थे कि हमारे मतलब जो यूनिवर्सल डोमियन होना चाहिए, हिस्ट्री टू डिक्लेयर हिमसेल्फ, जो डर रहे थे अपने आप को बादशाह ये करने में। तो चंगेज़ खान ने एक उनको मॉडल दे दिया, एक आइडियोलॉजिकल मॉडल दे दिया कि कैसे एक बड़ा एम्पायर को कायम किया जाए। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ द चंगेज़ खान जैसे, बट ये लोग चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स नहीं थे, बट एक मॉडल दे दिया कि कैसे इनको दिया जाए। तो इसके साथ ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये जो यूनिट है इसका जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। जब तक हम इसके क्वेश्चंस में नोट्स जो भी हैं सारे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।